दोस्तों साल था 1971। भारत और पाकिस्तान में एक भीषण जंग छिड़ने वाली थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जंग के माहौल के बीच भी उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। एक दिन उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछ ही लिया कि मैडम आप इतना टेंशन फ्री कैसे रह लेती हो, वो भी जंग के इस माहौल में। उनका जवाब था कि मुझे सैम मानेकशॉ पर पूरा भरोसा है। दरअसल मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि ये जंग तो हम ही जीतेंगे। वो कहते थे कि अगर पाकिस्तान के लिए अमेरिका हम पर एटम बम बरसा दे तो बात अलग है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ये जंग जीतने से नहीं रोक सकती। इवन मानेकशॉ को इस बात का भी मलाल था कि काश पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका अपने ट्रूप्स भेज देता। अगर ऐसा होता तो वो पूरी दुनिया को कह सकते थे कि भारत ने अपने अकेले दम पर पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ शिकस्त दे डाली थी। दोस्तों जंग एक दिन में नहीं जीती जाती, ना ही सैनिकों की संख्या से जीती जाती, ना ही जीती जाती कड़ी निंदा से। जंग जीती जाती है कड़ी प्लानिंग से, और भारत ने कई प्लानिंग्स की थी 1971 की जंग से कई सालों पहले। ऐसे ही एक प्लानिंग पर बेस्ड है फिल्म IB-71। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे IB-71 फिल्म की असल कहानी के बारे में। वो कहानी जिसके जरिए भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में कामयाब रहा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले युद्ध के इतर हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या होता अगर भारत पाकिस्तान के टुकड़े ना हुए होते। आज भारत पाकिस्तान के क्या हालात होते, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों 1950 से 2011 तक कुछ ऐसा समय था जब प्लेन हाईजैक करना और अपनी मांगे मनवा लेना उतना ही आसान था जितना कि सब्जी मंडी से सब्जी लाना। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे शख्स ने जब ऐसे ही किसी प्लेन हाईजैक के बारे में सुना तो उसने प्लान बनाया कि वो भी आजाद कश्मीर की आवाज उठाने के लिए प्लेन हाईजैक करेगा और अपनी मांगे मनवा लेगा। तुरंत एक प्लेन हाईजैक की प्लानिंग हुई। लगभग एक साल की तैयारी के बाद 30 जनवरी 1971 वो शुभ दिन आ ही गया जब प्लेन हाईजैक हुआ और कश्मीर से पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। हाईजैकर्स को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो खुद एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों हाईजैकर्स से मुलाकात की और इस नेक काम के लिए शाबाशी भी दी। और कुछ इस तरह प्लेन हाईजैक करने वाले दोनों लोग रातों रात पाकिस्तान में हीरो बन गए। फिर वक्त बदला, हालात बदले और बदले जज्बात। इस घटना के एक साल बाद ये दोनों हाईजैकर कटघरे में खड़े थे, और वो भी पाकिस्तान के। पाकिस्तान हाईकोर्ट में उन पर जासूसी का केस चल रहा था। पाकिस्तान जिन्हें हीरो समझ रहा था वो मुल्क के दो टुकड़े करवाने वाले थे। शतरंज के इस खेल में जब पता चला कि असली बाजी कौन चलने वाला है तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और इतनी खिसकी कि पाकिस्तान के नक्शे से उसकी आधी जमीन गायब हो गई। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाने वाले इस प्लेन हाईजैक की कहानी पर ही फिल्म बनी है IB-71। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। जम्मू कश्मीर प्लेबिसाइड फ्रंट नाम से एक संगठन की शुरुआत हुई। ये गुट जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहता था और कश्मीर के कई युवा इस संगठन से जुड़े। इनमें से एक नाम था मकबूल भट्ट। 1959 में पुलिस से बचने के लिए मकबूल भट्ट पाकिस्तान भाग गया और पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ उर्दू भाषा में मास्टर्स करने के बाद 1961 में उसने पाकिस्तान में एक लोकल इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। और इस दौरान लगातार वो कश्मीर की आजादी के लिए मांग उठाता रहा। हालांकि उसका कहना था कि कश्मीर भारत या पाकिस्तान किसी का हिस्सा ना होकर एक अलग आजाद मुल्क होना चाहिए। 1965 में उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक नया गुट बनाया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। NLF एक आतंकी संगठन था। वापस कश्मीर आया 1966 में मकबूल और उसके साथियों ने एक CID इंस्पेक्टर अमरचंद को अगवा कर लिया। अमरचंद ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी। पुलिस ने दबिश देते हुए मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका एक साथी औरंगजेब मुठभेड़ में मारा गया। साल 1968 में श्रीनगर कोर्ट ने इस मामले में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो जेल से सुरंग खोदकर फरार हो गया। उसने एक बार दोबारा अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उसके फरार होने की कहानी को पचा नहीं पा रही थी। उन्हें शक था कि भट्ट डबल एजेंट हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में अपने कोवर्ट ऑपरेशन चला रही थी और वो नहीं चाहती थी कि NLF के नौसिखियों के कारण उसका काम बिगड़े। उसी साल मकबूल की मुलाकात दो लड़कों से हुई थी जो कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचे थे। 17 साल का हासिम कुरैशी और 19 साल का अशरफ कुरैशी। रोचक बात यह है कि इन कुरैशियों को पाकिस्तान पहुंचाने में मदद एक BSF अधिकारी ने की थी। बदले में उन्हें मकबूल भट्ट के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। हासिम और अशरफ मकबूल से मिले और NLF में शामिल हो गए। इसके बाद शुरू हुई गंगा हाईजैकिंग की कहानी।
18 जून 1969 को मकबूल ने हासिम को एक काम की जिम्मेदारी दी। उसे भारत में एक प्लेन हाईजैक करना था ताकि कश्मीर की समस्या को इंटरनेशनल मंच पर पब्लिसिटी मिले। पाकिस्तान में ही हासिम को हाईजैकिंग की ट्रेनिंग मिली। उसे पिस्तौल चलाने और बम बनाना भी सिखाया गया। इसके बाद एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड देकर उसे श्रीनगर भेजा गया, लेकिन इस दौरान हासिम को बीएसएफ ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल डाली कि कैसे मकबूल ने उसे प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी दी है। साथ ही उसने बीएसएफ को भी बताया कि 2 और लोग उसके साथ काम को अंजाम देने वाले हैं। दरअसल ये उनका पहले से प्लान था कि अगर पकड़े जाए तो बीएसएफ को सारी कहानी बता दे ताकि उन पर नरमी बरती जाए। ऐसा हुआ भी। बीएसएफ ने हासिम को अपने साथ काम करने का न्योता दिया। साथ ही उसे सब इंस्पेक्टर की पोजीशन देकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर तैनात भी कर दिया ताकि वो एनएलएफ के बाकी सदस्यों की पहचान कर सके। सब इंस्पेक्टर रहते हुए हासिम अपने प्लान में लगा रहा। उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पर रेकी कर पूरी जानकारी अपने साथी अशरफ तक पहुंचाई। दिसंबर 1970 तक पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। सिर्फ एक समस्या सामने थी। हासिम जो हैंड ग्रेनेड और पिस्टल लाया था उसे बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस मुश्किल का हल ढूंढते हुए दोनों ने तय किया कि एक नकली पिस्तौल खरीदेंगे। इसके बाद ग्रेनेड बनाने के लिए एक कारपेंटर ढूंढा गया जिसने लकड़ी का एक ग्रेनेड बनाया जो पेंट करने के बाद बिल्कुल असली ग्रेनेड जैसा दिखने लगा था। हाईजैकिंग के लिए 30 जनवरी 1971 की तारीख चुनी गई। इस तारीख को चुनने का खास कारण था, दरअसल इस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा के बेटे राजीव गांधी का श्रीनगर आने का प्लान था। ठीक है, इन मौके पर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे तब पता चला कि राजीव का प्लान कैंसिल हो चुका है। इसके बाद दोनों ने तय किया कि एक दूसरे विमान को हाईजैक करेंगे। जो प्लेन चुना गया उसका नाम था गंगा। ये काफी पुराना प्लेन था और काफी पहले ही रिटायर किया जा चुका था, लेकिन हाईजैकिंग से ठीक पहले आश्चर्यजनक ढंग से इसे दोबारा इंडियन एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया। सुबह 11:30 बजे प्लेन ने उड़ान भरी। श्रीनगर से जम्मू की तरफ लगभग पौने घंटे बाद जैसे प्लेन लैंडिंग को तैयार हुआ, हासिम प्लेन के कॉकपिट में घुसा और उसने अपनी नकली पिस्तौल निकाली और पायलट की कनपट्टी पर रख दी। पायलट से प्लेन रावलपिंडी ले जाने को कहा। उन्होंने हासिम से कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा कि इसे रावलपिंडी ले जाया जा सके। तय हुआ कि प्लेन लाहौर ले जाया जाएगा। सीधे तरीके से बोले तो उन्होंने इजीली एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। लगभग 1:30 बजे प्लेन लाहौर हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ हासिम ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी पहचान और मकसद के बारे में बताया। दोनों ने मांग रखी कि उनकी मकबूल भट्ट से बात कराई जाए। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन अशरफ और हासिम महिलाओं और बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गए। कुछ देर में सभी लोगों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी यात्रियों को लाहौर के एक होटल में ले गए और कुछ दिनों बाद उन्हें भी सही सलामत भारत पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान को लगा कि मामला निपट गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों में ऑल इंडिया रेडियो ने यह खबर पूरे भारत में फैला दी थी। वहीं शाम तक पूरे पाकिस्तान को भी हाईजैकिंग का पता चल चुका था। जब लोगों को पता चला कि कश्मीर की आजादी के लिए 2 लड़के प्लेन उठा लाए हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमने लगी। अशरफ और हासिम रातों रात हीरो बन गए। मामला इंटरनेशनल हो चुका था। वहीं पाकिस्तान का एक और मामला इंटरनेशनल हो चुका था। 70 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के आवामी लीग ने बहुमत हासिल किया था। नियमानुसार सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के गोरे पठान सांवले बंगालियों को अपने से कमतर समझते थे। इसीलिए सरकार बनने में अड़चन आ रही थी। इसी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो भी पूर्वी पाकिस्तान का दौरा करके लौट ही रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि 2 बंदे प्लेन हाईजैक कर लाए हैं। इसीलिए भुट्टो भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों हाईजैकर से मुलाकात की। प्लेन से सभी लोग बाहर आने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्लेन में आग लगा दी। हासिम और अशरफ को एक गाड़ी में बैठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। पाकिस्तानी जनता उन पर फूल बरसा रही थी। अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान में जश्न का माहौल रहा, जिसमें जल्द ही खलल पड़ने वाला था। 4 फरवरी को खबर आई कि भारत ने हाईजैकिंग के आधार पर पाकिस्तानी प्लेन्स के उसकी सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ से कहानी में गजब ट्विस्ट आया। इंटरनेशनल एविएशन कानूनों के हिसाब से 1947 के बाद भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। यानी पाकिस्तान के विमान सीधे भारत की एयर स्पेस से ट्रेवल कर सकते थे। भारत के इस कदम का मतलब था कि पाकिस्तानी जहाजों को अब श्रीलंका से घूमकर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ता था, जो पैसे और समय की बड़ी बर्बादी होती। लेकिन मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। जल्द ही भारत के इस कदम से पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धोने वाला था। फरवरी 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में दिन ब दिन तनाव बढ़ रहा था। आवामी लीग अपने नागरिकों को विद्रोह के लिए भड़का रही थी। पाकिस्तान वहां सैनिक भेजकर स्थिति कंट्रोल करने की फिराक में था। ऐसे में इन मौके पर भारत के इस कदम ने उसके लिए मुसीबतें बढ़ा दी। पाकिस्तान को जब तक इस बात का एहसास हुआ तब तक खेल हो चुका था। ये पूरा प्लान दरअसल रोका था।
1968 में RNAW के गठन के बाद से ही रामेश्वर राव पूर्वी पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए थे। जब उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में बिगड़ते हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट लाइन को काटने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। उधर पाकिस्तान को जैसे ही एहसास हुआ कि पूरा गेम क्या है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। राष्ट्रपति याहिया खान के इशारे पर तुरंत हासिम, अशरफ, मकबूल और चंद और लोगों को हिरासत में लेकर एक इंक्वायरी बिठा दी, जिसकी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हासिम कुरैशी एक भारतीय एजेंट था और भारत ने साजिशन इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था और पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धो बैठा था। मार्च में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की। भारत ने मुक्ति वाहिनी के गठन में मदद देना शुरू किया। अक्टूबर तक मुक्ति वाहिनी विद्रोही के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ने लगे। 6 अक्टूबर को इस बड़ी लड़ाई में पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 3 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई और 16 दिसंबर तक पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। अब बात करते हैं इन प्लेन हाईजैकर्स का क्या हुआ। मकबूल भट्ट सहित बाकी लोगों को पाकिस्तान में इस मामले में रिहाई मिल गई। वहीं हासिम कुरैशी को जासूसी के जुर्म में 9 साल पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा। साल 2000 में कुरैशी भारत आया, जहां उसे पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। BBC को दिए इंटरव्यू में कुरैशी का कहना है कि वह न तो पाकिस्तान का एजेंट था, न ही भारत का। उसने दोनों देशों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया था। मकबूल भट्ट 1976 में एक बार फिर से कश्मीर लौटा। उसने एक बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया और इस बार भी उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 1984 में तिहाड़ जेल में उसे फांसी दे दी गई। दोस्तों, 1971 की जंग में गंगा प्लेन हाईजैकिंग की घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी की असल कहानी पर बेस्ड है IB-71। दोस्तों, इस पूरी घटना पर रो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका रो के बारे में क्या कहना है? अगर आपको कभी मौका मिले जहां आपको रो का एजेंट बनना पड़े, तो क्या आप भी एक एजेंट बनना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।